अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ रुचि। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। चारा वाली फसलों की बुवाई पर तकनीकी जानकारी, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लाभ और महत्व, तंबाकू की खेती करके अच्छी आय लेने वाले एक सफल किसान का अनुभव, प्रदेश के जो किसान भाई चारा वाली फसलों की बुवाई करना चाहते हैं तो वह इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करके किस तरह करें बुवाई, जिससे उन्हें आगे चलकर अधिक चारे की प्राप्ति हो सके। तो इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं केबीके हैदरगढ़ बाराबंकी के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। इस समय हमारे पशुपालक भाई रबी फसल की कटाई के पश्चात हरा चारा उगा रहे हैं। कुछ पशुपालक भाई हो सकता है कि चारे की बुआई फरवरी मार्च के महीने में कर चुके होंगे, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास, पशुपालक भाइयों के पास समय से खेत नहीं खाली हुआ था, अगर वो अब खाली हो गया हो तो उसमें भी जो है आप हरे चारे की बुआई कर दें। किसान भाइयों, गर्मी में चारे वाली फसलों की बुआई फरवरी से लेकर जुलाई तक की जा सकती है। यदि इस माह में चारा वाली फसलें लेना चाहते हैं तो आप इन चारा वाली फसलों की बुआई कर सकते हैं। MP चरी, सूडान चरी और हाइब्रिड नेपियर, जिसको शंकर नेपियर के नाम से जानते हैं, इस समय आप बुआई कर सकते हैं। अब आप खेत में अच्छी नमी हो जाए और सही ओट आने पर उसकी 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करने के बाद खेत को तैयार कर लें और उसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सूडान चरी या MP चरी की बुआई कर सकते हैं। लेकिन हरे चारे को पौष्टिक बनाने के लिए, जिससे पशुओं के शरीर में प्रोटीन की पूर्ति होती रहे चारे के माध्यम से, उसके लिए आप MP चरी या सूडान चरी में लोबिया मिला करके बोएं, या अगर मक्का की खेती करते हैं, मक्का चारे के लिए उगाते हैं, तो मक्के में जो है लोबिया मिला करके बोएं तो चारा ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। इसके लिए आप कोशिश करें कि बीज दर 3 भाग चरी का बीज या मक्के का बीज और 1 भाग लोबिया का बीज मिला करके बोना चाहिए। सामान्य रूप से 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चरी का बीज प्रयोग किया जाता है। इसमें आप 20 से 22 किलोग्राम चरी का बीज और 8 से 10 किलोग्राम लोबिया का बीज मिला करके प्रति हेक्टेयर से बोते हैं तो आपको पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा समय समय पर सिंचाई, इस समय देख रहे हैं ये चूँकि गर्मी की फसल है, इसमें बहुत जल्दी पानी की आवश्यकता होती है। फसलों को लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी जगहों पर आप इस चारे की फसल की बुआई करें जहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। इसके अलावा एक जो हम अभी आपको बता रहे थे हाइब्रिड नेपियर, शंकर नेपियर के बारे में, तो ये भी हरा चारा की एक बहुवर्षीय फसल है। इसको आप एक बार लगा देंगे तो 4-5 साल तक हरे चारे पर्याप्त मात्रा में इससे मिलते रहेंगे। इसके लिए आप खेत में भी इसको अच्छे ढंग से लगा सकते हैं जिस प्रकार से चरी की बुआई करते हैं, या आपके पास अगर
ट्यूबवेल है, नहर का किनारा है, तो उसके बंधे पर भी लगा सकते हैं। जहाँ पर आपके बाग बगीचे हैं और बराबर नमी बनी रहती है, वहाँ पर भी आप जो बेकार की पड़ती ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पर भी इस हाइब्रिड नेपियर को लगा सकते हैं, जिससे एक तो जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है उसका सदुपयोग हो जाता है और पशुओं के लिए हरा चारा भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। तो इसकी बुआई जो की जाती है MP चरी और सूडान चरी की तरह बीज इसका नहीं बोया जाता है। इसकी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई के जड़दार टुकड़े 50 गुणे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं और 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में इसके टुकड़े लगाए जाते हैं। इसको लगाने के बाद आप हल्की सिंचाई कर दीजिए तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद इसमें कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं और कल्ले जब 1 से 1.5 फीट के कल्ले हो जाए तो इसकी कटाई शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फसल को बढ़ने देंगे तो कड़ापन आ जाएगा और हो सकता है उसके चारे पशु खाने में थोड़ा कम कर दें। इसलिए जो है मुलायम कल्ले आप जल्दी काटते रहेंगे तो आपको बढ़िया हरा चारा इससे मिलता रहेगा। और एक बार लगाने के बाद फिर दूसरी साल इसमें जो कल्ले निकलते हैं उसके जड़दार कल्लों को निकाल करके दूसरी जगह भी उसको रोपाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक बार हरा चारा लगा देंगे तो हाइब्रिड नेपियर से 4-5 साल तक हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। बुआई के बाद जब कटाई के लिए चारा वाली फसलें तैयार हो जाए तो कटाई के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अधिक गर्मी के कारण कई बार इन चारों में विषाक्तता आ जाती है, यानी कि चारा जहरीला हो जाता है। इसलिए कटाई से पहले, कटाई के समय और कटाई के बाद इन तकनीकी बातों पर अवश्य अमल करें। खेत में उचित नमी होने पर ही फसल की कटाई करें। कटाई धूप निकलने से पहले सुबह ही करें। कटे चारे को अगले दिन पशु को ना खिलाएं। हरे चारे में सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं। अत्यधिक हरा चारा ना खिलाएं और चारे में थोड़ी पानी की मात्रा मिलाकर खिलाएं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। दिन प्रतिदिन जल स्तर गिरने के कारण प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी फसल में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाए हुए हैं, क्योंकि इस पद्धति को अपनाने में उन्हें लगभग 60 से 65% तक जल की बचत होती है। तो इस लाभ को देखते हुए जो किसान भाई इस पद्धति को अपनाना चाहते हैं तो वह इस पद्धति को कैसे अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर AK सिंह। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य को पानी का वरदान मिला हुआ है, लेकिन ना तो ये मुफ्त में है और ना ही अनादि रूप से आप इसको जो है कि लगातार प्रयोग करते रहें और इसका जो है पानी खत्म ना हो। लगातार आप देख रहे हैं कि अत्यधिक पानी के दोहन की वजह से हमारा जो जल स्रोत हैं उनमें पानी की लगातार कमी होती जा रही है। हमें ये देखना है कि इस पानी की कमी को जो लगातार स्तर गिरता जा रहा है उसको रोकना भी है और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अपनी फसल की गुणवत्ता, उसका उत्पादन, उसकी उत्पादकता में कोई कमी ना आए। अभी जो किसान भाई परंपरागत रूप से जो सिंचाई का साधन प्रयोग करते हैं उसमें जो फसल 5 दिन की होती है उसको भी उतना ही पानी दे रहे हैं और जो फसल 100 दिन की होती है उसको भी उतना ही पानी देते हैं। सवाल बहुत जायज़ है कि क्या ऐसा संभव है कि हम कम दिन की फसल को कम पानी दें और अधिक दिन की फसल को अधिक पानी दें, क्योंकि जैसे जैसे फसल का समय बढ़ता जाता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो पानी हो। आज हम आपको बताते हैं कि हाँ ऐसा संभव है और इस पद्धति को कहते हैं माइक्रो इरिगेशन
सिस्टम या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। घटता सिंचाई जल का विकल्प। खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु देश में बड़े पैमाने पर बांधों और सिंचाई प्रणालियों का योजनानुसार तरीके से विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप देश में सिंचित खेती का क्षेत्रफल और फसल सघनता बढ़े। भूजल के अत्यधिक दोहन और उसके समानुपातिक रिचार्ज न होने के कारण भूजल का स्तर प्रतिवर्ष 4 से 5 फीट भूमिगत जल स्तर खिसकता जा रहा है। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में 99% सिंचाई बहाव विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25-30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में वे बदलाव नहीं ला पाए हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अतः पैदावार बढ़ानी हो तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा। हालांकि सरकारी स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से प्रयास जारी है, किंतु जन सहभागिता से उन्हें तेजी से लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में मुख्यतः फव्वारा और ड्रिप विधियां प्रदेश में व्यवहारिक और प्रचलन में हैं। किसान भाइयों, इस पद्धति के द्वारा आप जो है फसल के अनुसार सिस्टम या पद्धति को अपना सकते हैं। जैसे यदि हमको ऐसी फसल लेनी है जिसकी पत्तियों की संख्या ज्यादा हो, जैसे कि पालक, धनिया, ऐसी फसलों के लिए स्प्रिंकलर पद्धति जो है वो बहुत ही उपयोगी है। और इसके द्वारा जो है आप जो पत्तियां हैं वो लगातार धुलती रहती हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस अधिक होता है और पत्तियां जो है बहुत अच्छी जो है रहती हैं, ग्रोथ उनकी अच्छी होती है। और इस तरह से जैसे धनिया है, धनिया में गर्मी के मौसम में प्रायः धनिया जो है हम नहीं उगा पाते हैं, लेकिन अगर हम स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग करें तो उसके द्वारा जो है हम जो माइक्रो एनवायरनमेंट है पौधे के आसपास का, उसको हम मेंटेन करके जो है धनिया या ऐसी फसलों का जो है उत्पादन अच्छा कर सकते हैं। इस पद्धति में पानी की 60 से 65% तक पानी की बचत होती है। एक चीज है कि सिस्टम जब भी आप अपनाते हैं तो उसमें फसल कौन सी ले रहे हैं उस पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है। कई बार होता क्या है कि जब हम परंपरागत रूप से पानी देते हैं और हमारी जमीन उबड़ खाबड़ होती है तो जहाँ पर गड्ढे होते हैं वहाँ पर पानी भरता है और जहाँ पर उथला होता है वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। तो ऐसे जो है खेतों के लिए भी जो है हमारी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति जो है वो उपयोगी है। इसके अलावा जो स्प्रिंकलर पद्धति में भी अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे कि कम डिस्चार्ज के 110 लीटर प्रति आवर और 5 मीटर का कवरेज करने वाले होते हैं कुछ, और कुछ 10 मीटर और 450 लीटर प्रति घंटे का डिस्चार्ज देते हैं। इसके अलावा जैसे गन्ना है, गेहूं है, सघन पद्धतियों वाली फसलें हैं, उनके लिए रेनगन सिंचाई पद्धति भी, लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर भी कह सकते हैं इसको। और इसके द्वारा जो है बड़ी फसलों में जो है इसकी जो मारक क्षमता होती है वो तकरीबन 1 एकड़ तक जो है एक बार में सिंचाई करने की क्षमता होती है इसके द्वारा। ये ऐसी फसलें जो कैश क्रॉप के रूप में, जैसे कि आप सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे मटर है, टमाटर है, मिर्च है, तरबूज है, कुकर बिट्स में जितनी भी सब्जियां हैं सभी में ड्रिप सिंचाई पद्धति से बहुत ही होगा, क्योंकि ऐसी फसलें दूर दूर लगाई जाती हैं और जहां पर जड़ क्षेत्र होता है सिर्फ हमें पानी की आवश्यकता वहीं होती है, अन्यत्र क्षेत्र में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ड्रिप सिंचाई पद्धति के द्वारा किसान भाइयों खाद भी हम जो है इसके द्वारा दे सकते हैं। और सिंचाई पद्धति का उपयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हर दिन जितने पानी की आवश्यकता है इसमें साल भर का हम एक शेड्यूल बना लेते हैं। अगर मई में पानी ज़्यादा होती है तो मई में हम पानी ज़्यादा देते हैं, लेकिन यही दिसंबर जनवरी में पानी की आवश्यकता कम होती है, मौसम में हम पानी कम देते हैं। तो इसके द्वारा हम जो है पानी कम और ज़्यादा महीनों के हिसाब से या मौसम के हिसाब से भी जो है इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके द्वारा एक नेटवर्क या जाल बना होता है, तो इसमें एक वाल्व खोल देने से आपका 2 एकड़ 3 एकड़ की सिंचाई एक बार जो है संभव है। और उसके लिए आपको श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप स्वयं या एक श्रमिक के द्वारा हम जो है 20 से 25 एकड़
जो है खेत को सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम पानी सही मात्रा में देते हैं, जड़ क्षेत्र में देते हैं, तो हमारी फसल जो है लगातार बढ़ती रहती है और उत्पादन भी बढ़ता है। क्योंकि पानी में जब तक नमी, मिट्टी में नमी और जो है पानी और हवा की मात्रा जब बराबर होती है तभी पौधा जो है उसको लेता है। ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE द्वारा PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरक व रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे हेतु ड्रिपरों की संख्या एवं क्षमता पौधों की प्रतिदिन जल मांग पर निर्भर करती। इसको लेने के लिए किसानों को बहुत सारे जो है कंपनियां है इसको बनाती हैं, वहां से भी ले सकते हैं। उद्यान विभाग में सब्सिडी या अनुदान के रूप में जो है को ये पद्धति उपलब्ध है, जिसमें कि 60 से 75% तक अनुदान उपलब्ध है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक फसल में आपकी जो है, अगर कैश क्रॉप है, सब्जी की खेती आप कर रहे हैं, तो इस फसल में ही इसके दाम निकल आते हैं। 1 एकड़ क्षेत्रफल में आपको 35 से 40 हजार रुपए का खर्चा आता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किसान भाई तंबाकू की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन इसकी फसल से अच्छा लाभ वही किसान ले पाते हैं जो कि इसकी खेती वैज्ञानिक मापदंडों को अपनाकर करते हैं। आज हमारे बीच जिला समस्तीपुर बिहार के प्रगतिशील कृषक कृष्ण कुमार राय मौजूद हैं, जिन्होंने तंबाकू की खेती करके लाखों की आय प्राप्त की है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। ग्राम चंदोली, जिला समस्तीपुर के प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार राय आज किसानों के बीच काफी चर्चित हैं और इसका कारण है तंबाकू की खेती में इनकी बम्पर सफलता। जी हाँ किसान भाइयों, इन्होंने तंबाकू की खेती करके लगभग 5 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी प्राप्त की है और वहाँ के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। 30 एकड़ में मैं तंबाकू का खेती किया हूँ। 100 कुंटल मुझे तंबाकू का उपज हुआ है। 21 से 22 हजार रुपये क्विंटल के हिसाब से बेच रहा हूँ। खेत को तैयारी करने में, खाद पौधा लगाने में, प्लस उसमें मजदूरी, खाद खली, ये सब 12 लाख रुपया, 12.5 लाख रुपया मुझे खेत में खर्च हुआ। दूसरा इसका होता है खेत से काट करके गांठ तैयार करने में, जिसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपया खर्च हुआ। कुल खर्चा 12-5-17 लाख रुपया। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में तंबाकू की खेती करने में 17 लाख रुपए का खर्च आया और इन्हें इससे लगभग 100 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 22,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजार में बेचा और इससे लगभग 22 लाख रुपए आमदनी प्राप्त हुई। अब इस प्राप्त आमदनी में से इनका कुल खर्च 17 लाख रुपए को घटा दें तो इन्हें 5 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी प्राप्त होती है। का जो धंधा है पूर्ण मौसम पर डिपेंड है। मौसम अगर क्लियर रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना में अगर बारिश नहीं हुई तो तंबाकू इलाके का अच्छा बन जाता है। अगर मौसम खराब हुआ तब ये पूंजी बर्बाद।
तब जो भी आपका लागत पूंजी लगा वो जीरो हो जाएगा। मौसम अगर अच्छा रहा, जैसे इस साल मौसम बहुत अच्छा है, तो इलाके का तंबाकू अपने ओरिजिनल खुशबू, उसका जो अपना खुशबू है वो खुशबू और रूप में तैयार मिलेगा पूरे इलाके में। 30 एकड़ में मैं तंबाकू का खेती किया हूँ। 100 कुंटल मुझे तंबाकू का उपज हुआ है। किसान भाइयों, तंबाकू की फसल से इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए इन्होंने इसकी रोपाई से लेकर फसल का प्रबंधन किस प्रकार से किया, आइए जानते हैं। खेत का जुताई, तंबाकू काटने के बाद 2 बार खेत का जुताई कर दिया और जुताई के बाद कुछ मिट्टी कहीं कहीं डाला, कुछ संपूर्ण प्लॉट में नहीं। इस साल 10 एकड़ में डाला, फिर अगले साल 10, ऐसे करके बाज करके मिट्टी डाल दिया। गोबर प्रत्येक साल उसमें देते हैं और उसके बाद बीज लगाया नर्सरी में। PT 76 सोनापत्ती 2 वैरायटी करते हैं। इसकी रोपाई सितंबर में हम चालू कर देते हैं। 10 अक्टूबर तक इसका रोपाई कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद 10 से 15 के बीच में जहाँ जहाँ पौधा मर जाता है उसका फिर रिपेयरिंग करवाते हैं पौधा का। साथ साथ पानी डालते जाते हैं डब्बा से, पौधा लगा रहे, उसको जड़ में नमी रहे। 1 महीना के बाद, रोपने के लगभग 1 महीना के बाद, 25 दिन के बाद हल्का सिंचाई 3 बार 4 बार करते हैं। ऊपरी खाद में पहला पानी पर सिर्फ नाइट्रोजन डाल देते हैं 1.5 kg से 2 kg प्रति कट्ठा। रोग कीट का नाम तो हम लोग नहीं जान पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कजला जानते हैं। इसी सब टाइप का 3-4 किस्म का होता है। एक जो जमीन के अंदर रहता है, एक ऊपर में रहता है, उसके लिए 3-4 बार दवा का स्प्रे करना पड़ता है। सिर्फ कीड़ा के लिए दवा देते हैं। इसमें एक बीमारी पकड़ता है कोकड़ी, तो कोकड़ी को उखाड़ के पौधा को फेंक देते हैं खेत से बाहर। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक हम संपूर्ण पौधा काट लेते हैं। किसान भाइयों, तंबाकू की फसल से पत्तों की मांग ही बाजार में अधिक होती है। अतः फसल की परिपक्वता के बाद इसकी कटाई, छटाई और प्रसंस्करण इन्होंने किस प्रकार से किया, आइए जानते हैं। जनवरी में पौधा चमकने लगता है, अपने आप वो पौधा चमकने लगता है और एक अपना है ये कि लग जाता है कि नहीं ये पक गया है। उसको पकड़ के छू के देखिएगा एकदम टाइट हो जाएगा, समझ आइए ये पक गया। जैसे कटाई मजदूर हंसुआ लेके गया या खुरपी से भी काट लेता है या गरासी से जाके काट के मिट्टी सटा के काट देता है। 4 दिन खेत में छोड़ देते हैं। जब पूर्ण मुलायम हो जाता है तो टायर गाड़ी टेलर पर लाद करके एक जगह इकट्ठा करते हैं। 1 महीना में वो सूख के तैयार हो जाता है। उसको 2 दिन पर उलटते रहते हैं, पौधा को पसार दिया जमीन पर, 2 दिन पर उलटते रहते हैं। वो 1 महीना फिर चौक लगा देते हैं, फिर उसको कुड़िया कर देते हैं 8 दिन में, फिर उसको खोल के पसार देते हैं। जैसे नर्रा जो होता है, पत्ता का नर्रा, वो सूख जाता है। उसका मेन डंटल जो होता है वो सूख गया। जब वो सूख गया तब फिर उसको चौक बना दिया। उसके बाद फांसुल पर उसका छेबिया हम लोग बोलते हैं, फांसुल पर उसको छेब लेते हैं। ग्रेडिंग है। एक होता है चूर, जो जड़ का पत्ता होता है, डांट के जड़ का पत्ता होता है, उसको चूर कहते हैं। अब उससे गुल तैयार होता होगा या जो तैयार होता होगा वो हुआ। उसके बाद आ जाता है 1 नंबर 2 नंबर, जो यहाँ पर हो रहा है 1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों खाने का में आता है। 1 नंबर भी खाने में आता है, 2 नंबर भी खाने में ही आता है। 2 नंबर को लोग जर्दा बनाने का काम करते हैं। 2 नंबर का कीमत थोड़ा कम होता है तो वो जर्दा बनाने में काम करते हैं। 1 नंबर तक खाने, सिर्फ खाने में। 1 नंबर का उपयोग सिर्फ लोग चुना के खाते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है
उससे पूछा है भकरौली जिला कन्नौज के कृषक धर्मवीर भारती ने। यह बकरी की बरबरी नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो धर्मवीर भारती जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, हमारे देश में जो 24 विकसित नस्लें हैं उसमें से जो मध्यम आकार की एक बकरी है बरबरी, जो आप हमारे आगे पीछे देख सकते हैं, जो द्विकाजी कही जाती है और जो कि दूध के लिए और मांस के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और ये बकरियां दूध देने के लिए बहुत ही अच्छा दूध देती हैं और इनकी जनन क्षमता बहुत है। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी नस्ल है कि 70 से 75-80% प्रतिशत मादा बकरियां साल में या 12 महीने से 14 महीने के बीच में 2 बार ब्यात करती हैं। तो आप ये देखेंगे कि एक साल में अगर आप ये नस्ल पालते हैं तो प्रति मादा बकरी उत्तम प्रबंधन की अवस्था में दशा में लगभग 230 से लेकर के 250 बच्चे प्रति वर्ष प्रति 100 बकरियां आपको मिल जाते हैं। दूध देने की बात यह है कि इसका जो है दुग्ध काल है लगभग 130 से लेकर 140 दिन है और ये 90 से 110 लीटर दूध दे देती हैं। तो लगभग 800 से 900 मिलीलीटर दूध जो है प्रतिदिन इलेक्ट्रिशियन में दे देती हैं ये, जो कि एक अच्छा बकरी भारतीय स्तर से एक अच्छा माना जाता है। ये बकरियां वैसे तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि आकार इनका छोटा है, प्रजनन अच्छा है, तो इसलिए इनके प्रबंधन पे थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस नस्ल की बकरी जो है साल भर में कोई न कोई उत्पादन में जो है लगी रहती है। या तो ये गाभिन होगी, बच्चे साथ होंगे, दूध देती होगी, तीनों होंगे या कोई 2 होंगे एक साथ में। तो इसलिए इनकी बकरियों के स्वास्थ्य प्रबंधन पे और बकरियों के खान पान पे विशेष ध्यान भी देना चाहिए, जिससे कि बकरियां जो है उत्पादकता की वजह से कमज़ोर ना हो। तो उत्पादकता जो राशन कहा जाता है दूध के लिए, प्रजनन के लिए, उस पे आप ध्यान रखें और जितना भी हमारी संस्कृति है वैज्ञानिकों की खान पान के लिए वो खान पान दें। इन बकरियों की ये जो है करीब 9 से 12 महीने में वयस्क हो जाती हैं। तो इनका जो अगर आप बेचना चाहते हैं मांस के लिए तो सबसे उपयुक्त नर मेमनों का तो समय होगा कि लगभग 9 महीने के आसपास इनको बेचें बाज़ार में, तभी आपको एक अच्छा भाव मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी आमदनी मिलेगी। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गर्मी के मौसम में दुधारू पशु और फसलों का प्रबंधन। टमाटर की फसल को क्षति पहुंचाने वाले फल बेधक कीट का नियंत्रण। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।